हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी सब्जेक्ट का। जिसमें चैप्टर का नाम है जल वायु। तो जलवायु हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नदी पढ़ा था, जो कि तीसरा चैप्टर था, जिसका नाम था अपवाह। अपवाह ये तीसरा चैप्टर था। यदि आप नहीं देखें तो जाकर पहले पिछला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। इसमें हम लोग पहले संक्षेप में पढ़ेंगे, उसके बाद फैक्ट है बाद में, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृति एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि पिछला चैप्टर अफवाह था। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है कि इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम की यह विशेष समय एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है तथा जलवायु के तत्वों जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्थाएं प्रायः एक दिन में कई बार बदलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती हैं। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों में घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप से लगभग एकरूपता होते हुए भी देश में की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इन किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 से डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून में सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। ये पॉइंट है, पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी एवं ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये विभिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई पड़ता है। जलवायु नियंत्रण अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। अक्षांश, तुंगता जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसके प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा को अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके कारण तापमान विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है।
तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियों गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान का अक्षांश तथा लंबाई नहीं ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार तापमान एक वर्षा का वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु एवं समकालीन प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है, मतलब प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीप अवस्था कहते हैं। महाद्वीप अवस्था में यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा होता है। तो महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की ओर जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा गर्म एवं ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र की ओर, मतलब समुद्र के तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र को वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अब हम लोग पहला पढ़ते हैं अक्षांश। तो कर्कवृत्त देश के मध्य भाग को पश्चिमी में कच्छ के रण को लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश के लगभग आधा भाग कर्कवृत्त को दक्षिण में स्थित और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंध एवं उपोष्णकटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। अब हम लोग देखते हैं ऊंचाई। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल है। यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तीसरा है वायु दाब एवं पवन। तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाओं को निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। पहला है वायु दाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत के शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। तो कोरियोलिस बल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कोरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल के नियम भी कहा जाता है। तो भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न वाले भाग महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के पूर्व निम्न दाब के क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून
पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये पवनें कोषण महासागरों के ऊपर बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है। अब हम लोग ऋतुओं में पढ़ लेते हैं। तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं भारत की, ये आपको मतलब बताना है कमेंट में। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये शीत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का भी कुछ समय होता है। तो शीत ऋतु हम लोग पढ़ते हैं। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु के मध्य नवंबर में आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट में चेन्नई की औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह तापमान जो होता है 10 से 15 सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म एवं रात ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। यह स्थल समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश में अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होता है, क्योंकि वहाँ पर ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। देश में उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसमें हल्की पवनें से एक क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च आवाज से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिम में गंगा की ओर बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, वे कुल मात्रा कम होता है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों में प्रभाव के कारण शीत ऋतु में अभी तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का दिन हम लोग पढ़ते हैं। तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत की ग्रीष्म ऋतु होती है। तापपट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल के तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान के लेकर पूर्व की ओर दक्षिणी पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त का चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाएं साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है।
ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल के प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु एवं मानसून का आगमन अब हम लोग देख लेते हैं। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ की मौसम के पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की ये आपका मानसून का आगमन है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासकर पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसीन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय से कुछ दिनों तक होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारकों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित हो जाता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब यह भागों को वर्षा को अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की कुछ नदियाँ पर्वतीय जल संग्रहण क्षेत्रों को विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में ये विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं आवापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। इसके बाद आपका मानसून की वापसी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो परिवर्तनीय मौसम, तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तर मैदानों के ऊपर शिथिला हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान में हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने के आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्थाओं के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसमें सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है।
ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं, जो कि कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। अब हम लोग वर्षा का वितरण पढ़ लेते हैं। तो पश्चिमी तट पर भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, एक मिनट थोड़ा, ये मैप है तो मैप हम लोग देखेंगे, ये कुछ न्यूज है, हाँ ये रहा कुछ। तो पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में लगभग 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, ये आपको पता लगाना है। तो जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्राकृतिक के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे का आशंका बनी रहती है। तो मानसून एकता का एक परिचायक हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि हेडिंग है मानसून एकता का एक परिचायक। तो आज पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र की ओर प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इसी समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत ही कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाएं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित तथा उनमें से संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक एक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें एक भी नदी की घाटी इकाई का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद अभ्यास है, तो फैक्ट पढ़ लेंगे, फैक्ट के साथ साथ मैप भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत से हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे। ये रहा शुरुआत। यहाँ पर एक फैक्ट है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। दूसरी ओर केरल एवं अंडमान निकोबार द्वीप में दिन एवं रात का तापमान लगभग समान रहता है। इसके बाद ये ज्ञात कीजिए है, यहाँ रहा कोरियोलिस बर्ल, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये मानसून का आगमन है, ये देख लीजिए कि जो दक्षिण भारत है इसमें लगभग जून के महीने में मानसून का आगमन होता है और 10 जून के करीब मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता के करीब आता है 10 जून का मानसून। इसके बाद 15 जून को आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश,
राजस्थान में लगभग 1 जुलाई को आता है और 15 जुलाई को भी आता है राजस्थान में, और लगभग 1 जून को आपका 7 सिस्टर यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड के इलाकों में भी मानसून का आगमन होता है। यहाँ पर फैक्ट एक है कि मानसीनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर स्टैगलैमाइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ये मानसून का अंत है। तो दक्षिण भारत में जैसे 5 जून को मानसून का आगमन था, उसी तरह लगभग नवंबर दिसंबर में जैसे 15 नवंबर 1 नवंबर को मानसून का अंत हो जाता है। जबकि उत्तर भारत में देखा जाए तो लगभग आपका 15 सितंबर अक्टूबर के महीने में मानसून का अंत हो जाता है। इसके बाद अगला मैप है, ये है आपका वार्षिक वर्षा। तो सबसे अधिक वर्षा देखिए ब्लू कलर का दिखाया गया है, 400 से अधिक यानी कि 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा किन किन क्षेत्रों में होता है। तो ये देखिए आपका पश्चिमी घाट में, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और कुछ भाग केरल में भी है, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और आपको पता ही होगा कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये असम कुछ है, ये मेघालय का मानसीनराम क्षेत्र भी है, यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि 200 से 400 सेंटीमीटर किन किन क्षेत्रों में होता है, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60। तो आप रंग के अनुसार देख सकते हैं इस मैप में कि कौन सा वर्षा कितने सेंटीमीटर पर कहाँ पर होता है। ये आप देखिए 0 से 20 लगभग ये वाला क्षेत्र आपको 0 से 20 के नज़र में आएगा। इसके बाद आपका अभ्यास है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो पहले चेरापूंजी में होता था, अब चेरापूंजी में न होकर मानसीनराम में सर्वाधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को हम लोग लू कहते हैं। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो लगभग जून से प्रारंभ होता है, तो 1 जून से प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। तो गर्म दिन एवं गर्म रातें, गलत है। गर्म दिन एवं ठंडी रातें, गलत। ठंडा दिन और ठंडी रातें, ये शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है संक्षेप में। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप कारक बता दीजिएगा। 5-6 कारक हम बताए थे, जैसे ऊंचाई, फिर अक्षांश, फिर समुद्र से दूरी, मतलब कुछ ऐसे कारक हैं जो कि मानसून को प्रभावित करते हैं, यानी कि जलवायु को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों होता है। चौथा क्वेश्चन है किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। 5वां क्वेश्चन है कि मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है, इसके बारे में आप समझाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जो हम लोगों ने चौथा ये चैप्टर था मानसून, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि मानसून नहीं जलवायु एक चैप्टर था। इसके बाद अगला चैप्टर होगा 5वां, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है MG क्लासेस विकास सर। MG क्लासेस विकास सर, वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल सकता है, मतलब मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से हर वीडियो का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।